नमस्कार। आज हम इतिहास के पन्नों को पलट रहे हैं और दिल्ली सल्तनत की उस दुनिया में गोता लगा रहे हैं। जी हाँ। 12वीं सदी के अंत में जो राज्य बना उत्तरी भारत में, ये काफी शक्तिशाली हो गया था। बिल्कुल, इसका असर तो दक्षिण में मदुरई तक पहुंच गया था एक समय पर। हाँ, हालांकि 15वीं सदी आते आते ये खैर बिखर गया, लेकिन इसका जो प्रशासनिक ढांचा था वो बड़ा मजबूत था। इतना कि मुगलों ने भी उससे काफी कुछ लिया, उनके प्रशासन पर भी इसका असर दिखता है। तो आज हम इसी सल्तनत के शासन, अर्थव्यवस्था और सामाजिक जीवन को थोड़ा गहराई से देखेंगे। हाँ, और हमारे पास जो ऐतिहासिक स्रोत हैं उन्हीं के आधार पर। बिल्कुल। तो मकसद यही है कि उस दौर की जो मुख्य संरचनाएं थीं, रोजमर्रा की जिंदगी के जो पहलू थे, उन्हें समझें। हाँ, मतलब जो इन स्रोतों से हमें पता चलता है उसके करीब पहुंचने की कोशिश करें। कैसे शासन चलता था, लोग कैसे जीते थे, वो सब। चलिए तो फिर शुरू करते हैं सबसे शक्तिशाली व्यक्ति से, सुल्तान। सुल्तान, हाँ। सुप्रीम कमांडर भी वही, कानून का आखिरी दरवाजा भी वही। सही कहा। और न्याय का मुखिया भी। कोई भी अदालती फैसला हो, उससे नाखुश हैं तो सीधी अपील सुल्तान के पास। अच्छा। और एक और दिलचस्प बात यह है कि कई सुल्तानों ने खुद को बगदाद के अब्बासी खलीफा का नायाब बताया। नायाब मतलब लेफ्टिनेंट जैसा? हाँ, एक तरह से। और जुमे की नमाज में उनके नाम का खुतबा भी पढ़ा जाता था। तो क्या वो उनके अधीन थे? नहीं, कानूनी तौर पर नहीं। ये ज्यादातर एक, आप कह सकते हैं, नैतिक या सांकेतिक मान्यता थी। इस्लामी दुनिया से अपना जुड़ाव दिखाने का तरीका था। और गद्दी पर कौन बैठेगा, इसका कोई पक्का नियम था क्या? नहीं, यही तो बात है। कोई स्पष्ट नियम नहीं था। इस्लामी सिद्धांत तो कहता था कि शासक को चुना जाए, लेकिन असलियत में तो शायद सबसे बड़े बेटे को ही हक मिलता होगा। हाँ, ज्येष्ठाधिकार को वरीयता दी जाती थी अक्सर, पर ये न हिंदुओं में न मुसलमानों में कोई पत्थर की लकीर नहीं था। मतलब शासक के सारे बेटे दावेदार हो सकते थे। बिल्कुल। और इल्तुतमिश ने तो कमाल ही कर दिया था। अपनी बेटी रजिया को चुन लिया था अपना उत्तराधिकारी। हाँ, वो तो काफी मशहूर है। तो वैधता जरूरी थी, लेकिन कई बार तो जिसके पास सैन्य ताकत होती थी वही जीत जाता था। जैसे खलजी वंश। हाँ बिल्कुल, खलजी वंश का सत्ता में आना यही दिखाता है। एक कामयाब सेनापति भी तख्त पर कब्जा कर सकता था। लेकिन जनता की राय का भी कुछ असर होता होगा। होता था, बिल्कुल होता था। पूरी तरह नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। जब खलजी आए थे बलबन के वारिसों को हटाकर, तो काफी टाइम तक वो दिल्ली शहर में घुसने की हिम्मत ही नहीं कर पाए थे। अच्छा, तो कहाँ रहे वो? पास में एक नया शहर बसा लिया, सिरी। सिरी। दूसरी तरफ बलबन जैसे सुल्तान थे जो न्याय के मामले में बड़े सख्त थे। हाँ, सुना है। वो अपने रिश्तेदारों को भी नहीं छोड़ते थे, बड़े अधिकारियों को भी नहीं, यहाँ तक कि उलेमा मतलब धार्मिक विद्वान जिन्हें पहले सजाओं से छूट मिल जाती थी, उनको भी नहीं बख्शते थे। अच्छा, तो सुल्तान अकेले तो सब नहीं संभाल सकता था, उसकी मदद के लिए मंत्री होते होंगे। हाँ बिल्कुल, कई मंत्री होते थे जिन्हें सुल्तान अपनी मर्जी से चुनता था, हटाता था। और 13वीं सदी के अंत तक आते आते एक पूरा सिस्टम बन गया था प्रशासन का। हाँ, एक व्यवस्थित ढांचा बन गया था। और इसमें सबसे अहम पद था वजीर का। वजीर, ये तो सुना है, प्राइम मिनिस्टर जैसा। हाँ, कह सकते हैं। शुरू में तो वजीर अक्सर मिलिट्री कमांडर होते थे, लेकिन 14वीं सदी तक वो राजस्व मामलों के एक्सपर्ट बन गए। राजस्व मतलब फाइनेंस मिनिस्टर? हाँ, सल्तनत का खजाना, आमदनी, खर्च सब उनके जिम्मे। मोहम्मद तुगलक के वजीर थे ख्वाजा जहां, बहुत इज्जत थी उनकी। और फिर फिरोज तुगलक के वजीर, वो भी काफी मशहूर थे शायद। हाँ, खाने जहां, वो पहले तलंग ब्राह्मण थे। इतने प्रभावशाली हुए कि उनके दौर को वजीर के पद का शिखर माना जाता है। कमाल है। बाद में मुगलों के टाइम में भी वजीर का पद फिर से बहुत पावरफुल हो गया था। अच्छा, तो वजीर के बाद सबसे जरूरी विभाग कौन सा था? सेना वाला? हाँ, शायद वही, सैन्य विभाग, दीवाने अर्ज। और इसका जो हेड होता था उसे कहते थे आरिज़े मुमालिक। आरिज़े मुमालिक। लेकिन वो कमांडर इन चीफ नहीं होता था? नहीं, वो पद तो सुल्तान के पास ही रहता था। आरिज का काम था सैनिकों की भर्ती करना, उनके लिए हथियार, रसद मतलब सप्लाई का इंतजाम करना और उनकी तनख्वाह देना। बलबन ने इसे एक अलग डिपार्टमेंट बनाया था। और अलाउद्दीन खिलजी ने उसने घोड़ों को दागने की प्रथा शुरू की थी। दागने की? वो क्यों? ताकि परेड या मस्टर के टाइम कोई घटिया नस्ल के घोड़े न ला सकें। असली बढ़िया घोड़े ही सेना में रहें और सैनिक का हुलिया भी दर्ज किया जाता था। अच्छा, ये तो बड़ा सिस्टमैटिक था। अलाउद्दीन की सेना भी बहुत बड़ी बताई जाती है। हाँ, बर्नी ने तो 3 लाख का आंकड़ा दिया है, जो शायद थोड़ा बड़ा चढ़ा कर हो, पर बड़ी तो थी। और अलाउद्दीन ने ही शायद सैनिकों को कैश सैलरी देना शुरू किया था। बिल्कुल,
वो पहला सुल्तान था जिसने ये किया। इससे पहले क्या होता था कि सैनिकों को तनख्वाह के बदले जमीन दे देते थे। हाँ, उसे इक्ता कहते थे ना। जी, इक्ता। अलाउद्दीन ने इस पुरानी व्यवस्था को काफी हद तक खत्म कर दिया। सेना में और क्या खास था? हाथी वगैरह? हाँ, प्रशिक्षित हाथी भी होते थे और वो सुरंग खोदने वाले सैपर्स एंड माइनर्स। अच्छा, और सैनिक कौन होते थे? मतलब कहाँ से आते थे? घुड़सवार सेना में ज्यादातर तुर्क और अफगान थे, लेकिन पैदल सेना में हिंदुओं की संख्या काफी ज्यादा थी। और कौन से विभाग थे प्रशासन में? एक था दीवाने रिसालत, वो धार्मिक मामले और दान पुण्य देखता था। और चिट्ठी पत्री के लिए? उसके लिए दीवाने इंशा, मतलब शाही हतो किताबत, सरकारी पत्राचार। गोयंदे भी होते होंगे? हाँ हाँ, जरूर। सल्तनत की अपनी खुफिया एजेंसी थी। एजेंट कहलाते थे बरीद। बरीद? हाँ, वो पूरे साम्राज्य से सुल्तान तक खबरें पहुंचाते थे। और सुल्तान के महल, उसके निजी काम कौन देखता था? उसके लिए वकील दार होता था। वो शाही महल और सुल्तान की निजी जरूरतों का ध्यान रखता था। और फिर फिरोज तुगलक ने कुछ नए विभाग भी बनाए थे? जी हाँ, उसने शाही कारखानों का एक अलग विभाग बनाया जहां जरूरत का सामान बनता था, और एक लोक निर्माण विभाग भी, मतलब पीडब्ल्यूडी जैसा, जिसने नहरें और इमारतें बनवाई। अच्छा, ये तो हो गया केंद्र का प्रशासन। अब जरा नीचे के लेवल पर आते हैं, स्थानीय प्रशासन। हाँ, तो जब तुर्कों ने भारत जीता तो उन्होंने जीते हुए इलाकों को इक्ता में बांट दिया। वही इक्ता जो सैनिकों को मिलते थे? नहीं, ये बड़े इलाके थे जो बड़े तुर्की अमीरों को दिए जाते थे। इनके जो होल्डर होते थे उन्हें मुफ्ती या वली कहते थे। तो ये गवर्नर जैसे हो गए? हाँ, बाद में यही इक्ता प्रांत या सूबे बन गए। इनका काम था अपने इलाके में लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना, रेवेन्यू वसूलना, और अपनी सेना भी रखना। हाँ, अपनी सेना रखना, और जरूरी खर्च निकालने के बाद जो पैसा बचे वो सेंटर को, मतलब सुल्तान को भेजना। तो इन पर सुल्तान का नियंत्रण रहता था? और समय के साथ बढ़ता गया। मोहम्मद तुगलक के टाइम में तो उनके खातों की बहुत बारीकी से जांच होती थी। उसमें सख्ती भी होती थी? हाँ, कई बार सख्ती और यातना का भी इस्तेमाल होता था। फिरोज तुगलक ने अवश्य नियमों में थोड़ी ढील दी थी। प्रांतों के नीचे क्या होता था? जिले वगैरह? हाँ, प्रांतों के नीचे शिख और फिर परगना जैसी इकाइयां थीं। परगना का मुखिया आम कहलाता था। और गांव के लेवल पर? गांव के लेवल पर पुराने लोग ही महत्वपूर्ण थे। खुद, मतलब जमींदार, और मुकद्दम यानी मुखिया। पटवारी भी होता था। तो गांव के प्रशासन में ज्यादा बदलाव नहीं हुआ शुरू में? नहीं, शुरू में ज्यादा नहीं, लेकिन जब अलाउद्दीन खिलजी जैसे सुल्तानों ने इन खुद और मुकद्दम की ताकत कम करने की कोशिश की, तब टकराव हुए, किसान विद्रोह भी हुए। तो ये तो हुई शासन की बात, लेकिन आम लोगों की जिंदगी वो कैसी थी, उनकी आर्थिक हालत? देखिए, इतिहासकार ज्यादातर दरबार पर लिखते हैं, तो आम लोगों के बारे में जानकारी थोड़ी बिखरी हुई है। लेकिन कुछ तो पता चलता होगा यात्रियों के विवरण से। हाँ, जैसे इब्न बतूता, वो 14वीं सदी में भारत आया था। उसने यहाँ की जमीन की बड़ी तारीफ की है, बहुत उपजाऊ। क्या क्या उगता था? गेहूं, तिलहन, गन्ना, कपास, नील, चावल। चावल की तो साल में 2-2, 3-3 फसलें तक हो जाती थीं। वाह, तो खेती अच्छी थी मतलब? हाँ, जमीन इतनी अच्छी थी कि गांव में ही कई छोटे मोटे उद्योग चलते थे। तेल पेरना, गुड़ बनाना, कपड़ा बुनना, रंगना, ये सब। लेकिन क्या सारे किसान खुशहाल थे? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। ज्यादातर किसान तो बस गुजारे लायक ही कमा पाते थे। और ऊपर से अकाल और लड़ाइयाँ? हाँ, वो उनकी मुश्किलें और बढ़ा देती थी। पर कुछ किसान बेहतर स्थिति में भी रहे होंगे। बिल्कुल, जिनके पास अपनी जमीन थी, या जो गांव के मुखिया मुकद्दम थे, या छोटे जमींदार खुद, वो ज्यादा समृद्ध थे। इन्हीं पे अलाउद्दीन खिलजी ने लगाम लगाई थी? हाँ, उन्हीं के विशेष अधिकारों पर। और हाँ, कई हिंदू राय, मतलब जो छोटे मोटे स्वायत्त राजा थे, वो भी अपनी ताकत बनाए हुए थे काफी हद तक। अच्छा, लेकिन सल्तनत के आने से व्यापार वगैरह पर क्या असर पड़ा? उस पर अच्छा असर पड़ा। सल्तनत मजबूत हुई, सड़कें और संचार सुधरा, एक पक्की मुद्रा प्रणाली आई। वो चांदी का टका और तांबे का जीतल? हाँ, वही। इन सबसे व्यापार और उद्योग में निश्चित रूप से बढ़ोतरी हुई, शहर बढ़े। इब्न बतूता ने दिल्ली के बारे में क्या कहा था? उसने दिल्ली को इस्लामी दुनिया के पूर्वी हिस्से का सबसे बड़ा शहर बताया था। सच में? और कौन से शहर थे? दौलताबाद, लाहौर, मुल्तान, कैम्बे यानी खंभात, बंगाल में लखनौती, कई शहर पनपे। तो शहरों के बढ़ने का मतलब है कि चीजें भी ज्यादा बनने लगी होंगी? बिल्कुल, अलग अलग इलाकों की अपनी खास चीजें मशहूर हुईं, जैसे गुजरात अपने बढ़िया कपड़ों के लिए, और कैम्बे? कैम्बे भी कपड़ों के लिए और सोने चांदी के काम के लिए भी। बंगाल का सोनार गांव,
वहां का कच्चा रेशम और महीन सूती कपड़ा मतलब मलमल। वाह। और दूसरे क्राफ्ट्स? चमड़े का काम, धातुओं का काम, कालीन बुनना, लकड़ी और पत्थर का काम, ये सब भी खूब फले फूले। कागज भी इसी समय आया क्या? हाँ, कागज बनाने की कला चीन में शुरू हुई थी, वो तुर्कों के जरिए भारत आई। ये एक बड़ा डेवलपमेंट था। और कपड़ा उद्योग में भी कुछ नया हुआ? हाँ, चरखे का इस्तेमाल बढ़ा, इससे कपड़ा बनाने में सुधार हुआ। तो भारतीय कपड़े बाहर भी जाते थे? हाँ, खूब जाते थे। लाल सागर, फारस की खाड़ी, यहाँ तक कि चीन तक। और बदले में भारत क्या मंगाता था? पश्चिम एशिया से अच्छे घोड़े आते थे, बढ़िया कपड़े जैसे सैटन, कांच का सामान। चीन से रेशम, चीनी मिट्टी के बर्तन। अफ्रीका और दक्षिण पूर्व एशिया से हाथी दांत, मसाले, ये सब। यानी भारत का एक्सपोर्ट ज्यादा था इंपोर्ट से? हाँ, व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में था। इससे सोना और चांदी देश में आता था। ये व्यापार कैसे होता था? जमीन से या समंदर से? दोनों रास्तों से। समुद्र में हिंद महासागर में अरब व्यापारी बहुत एक्टिव थे। और भारतीय व्यापारी? भारतीय भी थे। तमिल, कलिंग के व्यापारी, गुजराती, मारवाड़ी, जिनमें कई जैन थे। मुस्लिम बोहरा व्यापारी भी थे। और जमीनी रास्ते पर? जमीनी रास्ते पर मुल्तानी, जो अक्सर हिंदू होते थे, खुरासानी, अफगान, ईरानी, इनका दबदबा था। इनमें से कई तो दिल्ली जैसे शहरों में आके बस भी गए थे। तो ये व्यापारी काफी अमीर होते होंगे? बहुत अमीर। कैम्बे, दिल्ली जैसे शहरों में उनके शानदार घर होते थे। पत्थर और गारे के बने, टाइलों वाली छतें, बाग बगीचे, तालाब, सब कुछ। रहन सहन भी बढ़िया होता होगा? जाहिर है, अच्छा खाते पहनते थे, नौकर चाकर, घोड़े सब रखते थे। बर्नी तो लिखता है कि मुल्तानी व्यापारी इतने अमीर थे कि बड़े बड़े अमीर लोग, मतलब नोबल्स, वो भी उनसे कर्ज लेते थे। वाह, ये तो कमाल की बात है। लेकिन यात्रा करना हमेशा सेफ नहीं था, है ना? लुटेरों का डर तो रहता होगा। हाँ, वो डर तो था। लेकिन शाही सड़कें ठीक ठाक रखी जाती थीं, जैसे पेशावर से सोनारगांव वाली सड़क। और रास्तों में सराय भी होती थी। हाँ, यात्रियों की सुरक्षा और आराम के लिए जगह जगह सराय बनी होती थीं। और वो डाक व्यवस्था, मोहम्मद तुगलक वाली, वो तो गजब की थी। हाँ, घोड़ों और पैदल दौड़ने वाले हरकारों की रिले पोस्ट क्या स्पीड रही होगी। कहते हैं खुरासान से ताजे फल सुल्तान तक पहुंचाते थे उसी से। और वो गंगाजल वाली बात? हाँ, जब मोहम्मद तुगलक दौलताबाद में था, जो दिल्ली से 40 दिन की यात्रा थी, तब भी रोज पीने के लिए गंगाजल दिल्ली से पहुंचता था। सोचिए जरा। अविश्वसनीय। अच्छा, इस दौर में नई टेक्नोलॉजी भी आई या पुरानी बेहतर हुई? हाँ, कई चीजें हुई, जैसे लोहे की रिकाब और घोड़े की नाल। इसने घुड़सवार सेना को बहुत मजबूती दी। कागज और चरखे की बात तो हमने की। हाँ, सिंचाई के लिए रहत का बेहतर इस्तेमाल होने लगा। रहत, वो फारसी पहिया जिसे कहते हैं? हाँ, हालांकि वो पूरी तरह फारसी नहीं था, पर उसका इस्तेमाल बढ़ा। इससे गहरे कुओं से पानी निकालना आसान हो गया। और इमारतों में? इमारतों में मेहराब और गुंबद का इस्तेमाल बढ़ा। इसके लिए बेहतर किस्म के गारे, मतलब मोटार की जरूरत थी, वो भी डेवलप हुआ। तो इन सब का असर अर्थव्यवस्था पर पड़ा होगा। बिल्कुल। खासकर 14वीं सदी के बाद वाले हिस्से में खेती और अर्थव्यवस्था के विकास में इन तकनीकी सुधारों का बड़ा हाथ रहा। अब जरा ऊपर चलते हैं। सुल्तान और जो बड़े अमीर लोग थे, उनकी लाइफस्टाइल कैसी थी? बहुत ऊंची। आप कह सकते हैं कि उस समय की इस्लामी दुनिया के जो हाईएस्ट स्टैंडर्ड थे, उनके बराबर। मतलब शानो शौकत, दिखावा। हाँ, खूब। भव्य महल होते थे, दरबार एकदम चकाचौंध वाले। बलबन का दरबार, अलाउद्दीन खलजी का, बड़े मशहूर थे। इब्न बतूता ने मोहम्मद तुगलक के दरबार के बारे में क्या लिखा था? उसने उसे 1000 स्तंभों का दरबार कहा है। पॉलिश किए हुए लकड़ी के खंभों पर टिका था, महंगी चीजों से सजा हुआ। और वो खिलत वाली बात? हाँ, सुल्तान सम्मान के तौर पर महंगे कपड़े, खिलत भेंट करते थे। कहते हैं मोहम्मद तुगलक हर साल 2 लाख खिलत बांटता था। 2 लाख? ये बनते कहाँ थे? शाही कारखानों में। वहीं रेशम, सोने चांदी की कीमती चीजें तैयार होती थीं। और सुल्तान के हरम में? हरम में रानियां, महिला रिश्तेदार और उनके अलावा बड़ी संख्या में दास दासियां होती थीं। तो अमीर लोग भी सुल्तान की नकल करते होंगे? बिल्कुल। उनके भी बड़े बड़े महल, महंगे कपड़े, घेरों नौकर चाकर, दास, सब होता था। पार्टियां भी होती होंगी? हाँ, बड़ी बड़ी दावतें देते थे। कला और साहित्य को भी सपोर्ट करते थे। इनकी कमाई कितनी होती थी? मोहम्मद तुगलक के समय में अमीरों के तनख्वाहें और भत्ते बहुत ज्यादा थे। फिरोज तुगलक का वजीर खान ए जहान, उसकी सालाना आमदनी 15 लाख टंका थी। 15 लाख टंका? हाँ, उस जमाने में? हाँ। और उसका एक फौजी अफसर था बशीर। उसके मरने पर उसके पास से 13 करोड़ टंका की दौलत मिली थी। हालांकि फिरोज ने उसका बड़ा हिस्सा जब्त कर लिया था। 13 करोड़?
तो क्या अमीरों की संपत्ति सेफ रहती थी, विरासत में मिलती थी? हाँ, आमतौर पर सुरक्षित थी और विरासत में मिलती थी। और इन्हें बाग बगीचों का भी शौक था। बहुत। फिरोज तुगलक ने तो दिल्ली के पास 1200 बाग लगवाए थे। 1200 बाग? हाँ, और धीरे धीरे 15वीं सदी की शुरुआत तक एक नए तरह का जमीन मालिक वर्ग भी उभरने लगा था। अच्छा, अब आते हैं शहरों पर। जी आपने कहा तुर्की शासन शहरी था। हाँ, मूल रूप से शहरी शासक वर्ग था। इससे शहरों का, शहरी जीवन का फिर से विकास हुआ। कई शहर तो फौजी छावनियों से शुरू हुए होंगे। हाँ, कई शहर सैन्य छावनियों के रूप में शुरू हुए, लेकिन धीरे धीरे वो व्यापार, सेवाओं के केंद्र बन गए। कुछ तो कल्चरल सेंटर भी बने। शहरों में कौन कौन लोग रहते थे? हर तरह के लोग, अमीर, सरकारी अफसर, दुकानदार, कारीगर, क्लर्क, सैनिक, नौकर, भिखारी भी। क्लर्क वगैरह पढ़े लिखे होते होंगे। हाँ, क्लर्कों और छोटे अधिकारियों को पढ़ना लिखना जानना जरूरी था। और हाँ, मुस्लिम धर्मशास्त्री, उलेमा, वो समाज में काफी प्रभावशाली थे। गुलामों की बात भी आई थी, वो कितने थे? वो आबादी का एक बड़ा हिस्सा थे। घरेलू काम करने वाले भी, सेना में भी। गुलामी तो पहले से थी भारत में। हाँ, तुर्कों के आने से पहले भी थी। गुलाम कहाँ से आते थे? युद्ध में पकड़े गए लोग, खरीदे गए लोग, या गुलामों के घर पैदा हुए बच्चे। बाहर से भी आते थे। हाँ, पश्चिम एशिया और अफ्रीका से, खासकर अबिसीनिया से गुलाम लाए जाते थे। कुछ गुलाम तो बहुत ऊंचे पदों तक भी पहुंचे। बिल्कुल। कुतुबुद्दीन ऐबक खुद गुलाम था, और फिरोज तुगलक के पास तो कहते हैं 1,80,000 गुलाम थे। 1,80,000? वो क्या करते थे? उन्हें अलग अलग कामों में लगाया गया था, दस्तकारी में या अंगरक्षक के तौर पर। ये सोचने वाली बात है कि क्या गुलाम की हालत एक गरीब आजाद आदमी से बेहतर थी? कुछ मामलों में शायद हाँ, क्योंकि मालिक की जिम्मेदारी थी उसे खाना और छत देना। उन्हें शादी करने, संपत्ति रखने की इजाजत थी? हाँ, कुछ हद तक, लेकिन फिर भी गुलामी तो अपमानजनक थी ही, और हिंदू मुस्लिम दोनों समाजों में ये स्वीकृत थी। अच्छा, खाने पीने की चीजें कैसी थीं? महंगी या सस्ती? सल्तनत काल में अनाज आमतौर पर सस्ता था, खासकर अलाउद्दीन खलजी के टाइम में, जब उसने कीमतें कंट्रोल कर रखी थी। बाद में? मोहम्मद तुगलक के समय कीमतें बढ़ीं, लेकिन फिरोज के समय फिर कम हो गईं। कोई अंदाजा है कि एक आम परिवार का खर्चा कितना था? एक अंदाजे के मुताबिक फिरोज के समय एक सामान्य परिवार, पति, पत्नी, एक नौकर, 1-2 बच्चे, शायद 5 टंक का महीने में गुजारा कर सकता था। और कारीगरों की मजदूरी? वो कम थी। अलाउद्दीन के समय शायद 2-3 जीतल रोज। तो मतलब समाज में काफी असमानता थी। हाँ, बहुत ज्यादा, खासकर शहरों में मुस्लिम समाज में भी। अमीर लोग तो बेहद शान शौकत से रहते थे, जबकि आम शहरी और गांव के लोग सादा जीवन जीते थे। त्योहार और मेले ही उनकी जिंदगी में कुछ रंग भरते थे। अब जरा हिंदू समाज की बात करें। जाति व्यवस्था में कोई बदलाव आया इस दौरान? ज्यादा नहीं, उसकी जो बुनियादी संरचना थी वो वैसी ही बनी रही। स्मृतियों में ब्राह्मणों का स्थान ऊंचा बताया गया, हालांकि जो ब्राह्मण अयोग्य थे उनकी निंदा भी की गई। और शूद्रों के लिए? उनका मुख्य काम दूसरी जातियों की सेवा करना बताया गया, पर उन्हें कुछ दूसरे काम करने की भी छूट थी। वेदों का अध्ययन उनके लिए मना था। और छुआछूत? हाँ, अछूत माने जाने वाले लोगों जैसे चांडाल, उनके साथ मेल जोल पर सख्त पाबंदियां थीं। हिंदू महिलाओं की स्थिति कैसी थी? उसमें कुछ बदलाव? उसमें भी कमोबेश वैसी ही स्थिति रही। बाल विवाह चलता रहा। विधवा पुनर्विवाह खासकर ऊंची जातियों में मना था। सती प्रथा? हाँ, सती प्रथा का चलन था। इब्न बतूता ने इसका बड़ा भयावह वर्णन किया है। संपत्ति के अधिकार में कुछ सुधार हुआ था? हाँ, एक संभावित सुधार दिखता है। कुछ नियमों के अनुसार अगर पति बिना बच्चे के मर जाए तो विधवा को उसकी संपत्ति पर अधिकार था, और वो उसका अपनी मर्जी से निपटारा कर सकती थी। ये शायद एक इम्प्रूवमेंट था। और पर्दा प्रथा वो बढ़ी इस दौरान? हाँ, ऊंचे तबके की महिलाओं में ये ज्यादा फैल गई। ये आई कहाँ से थी? ये प्राचीन ईरान और ग्रीस में भी थी। अरब और तुर्क इसे भारत लाए। फैलने का कारण क्या था? एक कारण शायद ये था कि आक्रमणकारी महिलाओं को बंदी बना लेते थे, उसका डर, और धीरे धीरे ये ऊंची सामाजिक हैसियत का सिंबल बन गया। लेकिन इसने महिलाओं को पुरुषों पर और ज्यादा निर्भर बना दिया। अब आते हैं हिंदू मुस्लिम संबंधों पर। मुस्लिम समाज खुद भी तो बटा हुआ था। हाँ, बिल्कुल। कई नस्लीय और आर्थिक ग्रुप थे। तुर्क, ईरानी, अफगान, भारतीय मुसलमान। ये आपस में ज्यादा शादी ब्याह नहीं करते थे। उनमें भी जाति जैसा कुछ था? हाँ, हिंदुओं की तरह कुछ हद तक जातिगत भेदभाव उनमें भी पनप गए थे। तो हिंदू और मुस्लिम ऊंचे वर्गों में मेलजोल कैसा था? बहुत कम। सामाजिक मेलजोल सीमित था। लेकिन ये भी सच है कि प्रशासन चलाने के लिए, खासकर लोकल लेवल पर, हिंदुओं का सहयोग जरूरी था। हिंदू सैनिक भी थे मुस्लिम सेनाओं में। तो टकराव भी थे और साथ काम भी चल रहा था। हाँ,
हितों और विश्वासों का टकराव था, जिससे तनाव होता था, लेकिन आपसी समझ और कल्चरल एक्सचेंज की प्रक्रिया भी चल रही थी, धीमी ही सही। तो इस सल्तनत का नेचर क्या था, मतलब किस तरह का राज्य था ये? ये मूल रूप से एक सैनिक राज्य था और एलीट क्लास का शासन था। शुरू में तुर्की अमीरों ने ऊंचे पदों पर कब्जा रखने की कोशिश की। और हिंदू? हिंदुओं का व्यापार पर दबदबा था और गांव के जो अमीर लोग थे उनमें भी वो शामिल थे। औपचारिक रूप से तो ये इस्लामी राज्य था। हाँ, औपचारिक रूप से इस्लामी था। सुल्तान शरीयत यानी इस्लामी कानून का पालन करने का दिखावा करते थे, लेकिन वो हमेशा उलेमाओं की नहीं सुनते थे। जैसे इल्तुतमिश ने? हाँ, इल्तुतमिश ने उलेमाओं की ये मांग ठुकरा दी थी कि हिंदुओं पर सख्ती से इस्लामी कानून लागू किया जाए, यानी इस्लाम कबूलो या मरो। क्यों? क्योंकि उस समय मुसलमान संख्या में बहुत कम थे, आटे में नमक के बराबर। तो सुल्तान अपने नियम भी बनाते थे? हाँ, राज्य की जरूरतों के हिसाब से अपने नियम बनाते थे, जिन्हें जवाबित कहते थे। अलाउद्दीन खलजी ने तो साफ कहा था, मैं नहीं जानता क्या कानूनी है क्या गैर कानूनी, मैं वही करता हूँ जो राज्य के लिए जरूरी समझता हूँ। हिंदू प्रजा का स्टेटस क्या था? हाँ, उन्हें जिम्मी कहा जाता था। हाँ, जिम्मी यानी संरक्षित लोग। उन्हें जजिया नाम का एक टैक्स देना पड़ता था। ये किस पर लगता था? ये गैर मुसलमानों पर लगता था, लेकिन महिलाएं, बच्चे, गरीब, विकलांग ये सब इससे मुक्त थे। शुरू में ब्राह्मण भी मुक्त थे। क्या ये इस्लामिक कानून के हिसाब से था? नहीं, ब्राह्मणों को छूट देना इस्लामी कानून में नहीं था। बाद में फिरोज शाह तुगलक ने जजिया को भू राजस्व से अलग कर दिया और इसे ब्राह्मणों पर भी लगा दिया। तो क्या जजिया अपमानित करने या धर्म बदलने के लिए इस्तेमाल होता था? कभी कभी कुछ कट्टर अधिकारी ऐसा करते थे, लेकिन आमतौर पर जजिया ये दिखाता है कि राज्य बराबरी पर आधारित नहीं था, बल्कि विशेषाधिकारों पर। पहले राजपूत और ब्राह्मण प्रिविलेज थे, अब तुर्क, ईरानी और अफगान थे। और धार्मिक स्वतंत्रता, गैर मुसलमानों को कितनी आजादी थी अपने धर्म का पालन करने की? ये थोड़ा बहस का मुद्दा है। शुरू में जब इलाके जीते गए तो मंदिरों को तोड़ा गया, कुछ को मस्जिदों में बदला गया। जैसे दिल्ली की कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। हाँ, वो पहले एक विष्णु मंदिर था, लेकिन जब शासन जम गया तो नीति थोड़ी बदली। क्या बदली? मुस्लिम कानून के हिसाब से इस्लाम के विरोध में नए मंदिर बनाने पर रोक थी, लेकिन पुराने मंदिरों की मरम्मत की इजाजत थी। तर्क क्या था? तर्क ये था कि इमारतें हमेशा तो नहीं रह सकती। तो शांति के समय में हिंदू अपना धर्म खुले तौर पर मानते थे? हाँ, ज्यादातर। इतिहासकार बर्नी लिखता है कि राजधानी दिल्ली में भी मूर्तियों की पूजा सार्वजनिक रूप से होती थी। हिंदू धर्म ग्रंथों का प्रचार होता था। जलालुद्दीन खलजी ने तो अफसोस जताते हुए कहा था कि हिंदू महल की दीवारों के नीचे से गाजे बाजे के साथ जुलूस निकालते हैं, यमुना में मूर्तियां विसर्जित करते हैं और वो कुछ नहीं कर पाता। तो क्या तलवार के जोर पर धर्म परिवर्तन हुआ, बड़े पैमाने पर? देखिए, कम से कम दिल्ली के आसपास के इलाकों में ऐसा नहीं लगता। सूफी संत जैसे निजामुद्दीन औलिया थे, वो मानते थे कि इस्लाम सच्चा धर्म है, पर इसे जबरदस्ती नहीं अपनाना चाहिए। तो लोग क्यों बदलते थे धर्म? कारण कई थे। राजनीतिक या आर्थिक फायदा, सोशल स्टेटस सुधारने की इच्छा। कभी कभी कोई कबीले का सरदार बदलता था तो पूरा कबीला बदल जाता था, खासकर पंजाब बंगाल में। सूफी संतों का भी असर था? हाँ, उनका भी असर था। वो अक्सर निचली जातियों के लोगों का स्वागत करते थे, लेकिन ऐसा कोई पक्का सबूत नहीं है कि निचली जातियों ने सिर्फ भेदभाव से बचने के लिए बड़े पैमाने पर इस्लाम अपनाया हो। तो मुसलमानों की संख्या कैसे बढ़ी? धीरे धीरे बढ़ी, कुछ धर्म परिवर्तन से और कुछ बाहर से आने वाले लोगों से। जैसे मंगोल आक्रमण के डर से पश्चिम एशिया से भागे हुए लोग आए, बाद में अफगान आए व्यापार और सेना के लिए। अच्छा, तो कुल मिलाकर देखें तो दिल्ली सल्तनत की तस्वीर काफी जटिल है। हाँ, बहुत मिली जुली। एक तरफ सुल्तान की जबरदस्त ताकत, बड़ा प्रशासनिक सिस्टम, वजीर, आरिज, इक्ता। दूसरी तरफ बढ़ता हुआ व्यापार, शहर, लेकिन साथ ही जाति, गुलामी, पर्दा जैसी सामाजिक सच्चाइयां। और हिंदू मुस्लिम संबंध, राज्य का इस्लामी चरित्र और उसकी व्यवहारिक जरूरतें, धार्मिक आजादी और उसकी सीमाएं। बिल्कुल, ये सब मिलकर उस दौर को बहुत परतदार बनाते हैं। बाहर से आई व्यवस्थाएं और भारत की अपनी पुरानी चीजें, उनका ये जो मिश्रण था, साथ में आर्थिक विकास, नई तकनीकें। हाँ, तो ये सोचने पर मजबूर करता है कि सल्तनत काल की सबसे स्थायी विरासत क्या रही होगी, मतलब राजनीति से हटकर। वही तो, क्या कोई ऐसी चीज है जो आज भी हमारे समाज, अर्थव्यवस्था या संस्कृति में कहीं ना कहीं मौजूद है, जिसकी जड़ें उस दौर में हों? ये सोचने वाली बात है।